तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे इनके बारे में और बताओ। ये सुनकर यदु भार्गवन ने शांति से कहा, कोयम्बटूर शहर को व्यापार का शहर कहा जाता है, और जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले इस शहर में दो सबसे ताकतवर खानदान थे, भार्गवन खानदान और स्वामी खानदान। भले ही कोयम्बटूर शहर में काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यहाँ पर कलरीपयट्टू जानते हैं। इसकी वजह से कोयम्बटूर शहर ताकत के मामले में कमज़ोर है। पर मदुरई शहर की बात अलग है। कोयम्बटूर शहर से मदुरई पूरे 216 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हर गली में चोर, डकैत, ठग, गुंडे और छोटे छोटे गिरोह मौजूद हैं। साथ में वहाँ पर कई सारे बड़े गिरोह भी हैं। भले ही मदुरई शहर में व्यापार इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर अंडरवर्ल्ड और माफिया की बात करें तो मदुरई शहर काफ़ी मशहूर है। रही बात 5 भेड़िया भाइयों की, तो उस गैंग के लीडर 5 भाई हैं। उन पांचों के नीचे कई सारे महागुरु और कलरीपयट्टू के महारथी। इसके अलावा उनके पास कई सारे विदेशों से आए लोग भी हैं, जो लड़ने में बेहद माहिर हैं और छटे हुए बदमाश हैं। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मदुरई शहर पर इन 5 भेड़िया भाइयों का राज है। इसके अलावा वो कई और शहरों पर भी राज करते हैं। यहाँ तक कि वो इतने ताकतवर हैं कि आचार्य कालदृष्टि भी मदुरई शहर के 5 भेड़िया भाइयों की तारीफ करते हैं, और उनका कहना है कि मदुरई शहर 5 भेड़ियों का इलाका है, कोई भी उन्हें वहां से नहीं निकाल सकता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दिनों में वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपके लिए काफी खतरा हो सकता है। जब शिवा ने सुना तो उसने अपना सर हिला दिया। असल में उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि 5 भेड़िया भाई इतने ताकतवर होंगे। इसके अलावा शिवा एक बात तो समझ गया था कि हर ताकतवर इंसान का आचार्य काल दृष्टि से कुछ न कुछ तो लेना देना था ही। जब से शिवा वापस होश में आया था, तब से उसने कई बार आचार्य काल दृष्टि का नाम सुन लिया था। इसी वजह से उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि आचार्य काल दृष्टि कोई बहुत बड़ी शख्सियत थी। ये सब सोचते हुए शिवा ने अचानक से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में देखा। हालांकि भले ही उनमें से कोई भी शिवा के सामने बोलने लायक नहीं था, लेकिन उन सभी की आंखों में 5 भेड़िया भाइयों का खौफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर शिवा ने अचानक से कहा, ठीक है, अगर ये खतरनाक होने वाला है तो क्यों ना हम आज ही उन्हें अपनी शक्ति का नमूना दिखा दें। शिवा की बात सुनकर यदु भार्गवन ने हैरानी से कहा, क्या आज ही? उसे हैरान होता देखकर शिवा ने शांति से कहा, ऐसी बात नहीं है कि पहल हम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वही आज रात हमारे पास आएंगे। अब जैसा कि तुमने बताया, ये 5 भेड़िया भाई काफ़ी सालों से मदुरई शहर में हैं और वहाँ उनकी काफ़ी ठाट बाट भी है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमारी इस धमकी को आसानी से हजम कर लेंगे? हमने उनके लोगों को मारा है और उन्हें धमकी भेजी है, साथ में कहा है कि कुछ दिनों में हम खुद उनके पास आएंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये 5 भेड़िया भाई हमारे आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी बेइज्जती का बदला हमसे आज रात ही लेने आएंगे। जब यदु भार्गवन ने सुना तो वो हैरान दिखाई देने लगा। फिर उसने उत्सुकता से कहा, इतनी जल्दी? वैसे आपने ठीक ही कहा, ये 5 भेड़िया भाई काफ़ी घमंडी हैं और मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करना उनकी आदत है। इसके अलावा अगर वो लोग आपके वहाँ आने का इंतज़ार करेंगे तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक तरह से ये उनका अपमान होगा और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए बेशक वो आज रात ही हम पर हमला करेंगे। हाँ बस, आप कितने कमाल के हैं। वैसे क्या आपने यहाँ आने से पहले इन 5 भेड़िया भाइयों के बारे में पता करवाया था? क्योंकि आप तो इन्हें बड़ी आसानी से समझ गए। यदु की बात सुनकर शिवा ने बेफिक्री से कहा, नहीं, बस उस भैरव बालन के बर्ताव को देखकर मुझे समझ आ गया था। यह सुनकर यदु भार्गवन काफ़ी उत्साहित हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि उनके दुश्मन उन पर हमला करने वाले थे, तो यदु भार्गवन के पास तैयारी करने के लिए काफ़ी वक्त था। हालांकि इस पल पर भले ही यदु भार्गवन ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था, लेकिन फिर भी वो 5 भेड़िया भाइयों से निपटने के लिए काफ़ी उत्साहित हो गया था। वो तो फिलहाल इतना ज़्यादा जोश से भर गया था कि उसने तीसरे अन्ना को टॉर्चर करने के बारे में भी नहीं सोचा और सीधा अपने आदमियों को तीसरे अन्ना के हाथ पैर तोड़कर अपना कैदी बनाने के लिए कह दिया। उसके बाद वो सब रात की तैयारी करने में लग गए। आखिरकार
अब अपने दुश्मनों को ताकत दिखाने की बारी उनकी थी। इस बारे में सोचते हुए यदु भार्गवन ने शिवा से कहा, बॉस, भले ही हमने भैरव बालन को हरा दिया, लेकिन अगर वो लोग आज रात लौट कर आए तो बेशक वो और ज़्यादा ताकतवर लोगों को यहाँ भेजेंगे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, इन 5 भेड़िया भाइयों के पास 12 महागुरु हैं। उनकी टीम को 12 घड़ियाल कहा जाता है। उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हर बार जीत उन्हीं की हुई है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है शायद आज रात वो भी आ सकते हैं। तो हमें उनसे कहाँ पर मिलना चाहिए? क्या आज रात भी सारा निपटारा यहीं इसी बार में करना है? जब शिवा ने सुना तो उसने अपना सरनामा हिला दिया और गंभीरता से कहा, वो लोग हमारी बेइज्जती करने और कोयम्बटूर शहर पर कब्जा करने को आए थे और इन 5 भेड़िया भाइयों के नाम से पूरे तमिलनाडु राज्य के लोग हमारे इस कोयम्बटूर शहर को दबाने के लिए तैयार थे। इसलिए हम कोयम्बटूर शहर की सीमा पर उनका इंतजार करेंगे ताकि वो हमारे कोयम्बटूर शहर में कदम तक न रख पाए। ये सुनकर यदु ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बॉस, मुझे मदुरई शहर से कोयम्बटूर शहर आने वाले रास्ते के बारे में पता है। अगर वो लोग आज रात कोयम्बटूर शहर आना चाहेंगे तो ज़रूर शॉर्टकट वाले रास्ते से आएंगे, इसीलिए हम सब वहीं उनका इंतज़ार कर सकते हैं। जब शिवा ने सुना तो उसने संतुष्टि से अपना सर हिलाया। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गंभीरता से कहा, देखना यदु, आज वो लोग कोयम्बटूर शहर की सीमा के अंदर अपना एक भी कदम नहीं रख पाएंगे। बहरहाल यहाँ शिवा के कहने पर यदु भार्गवन आज रात को होने वाले घमासान की तैयारियों में लगा था, तो वहीं दूसरी ओर मदुरई शहर में 5 भेड़िया भाइयों के बंगले में भैरव बालन, जिसे शिवा ने वहां पर संदेशा देने के लिए भेजा था, वो डर के मारे अपने सामने खड़े 5 में से 2 भेड़िया भाइयों को देख रहा था। असल में उन 5 भेड़िया भाइयों में से आज केवल 2 ही भाई वहां पर मौजूद थे। दूसरा भाई टीपू कांचीकोट और चौथा भाई शेरू कांचीकोट। उन दोनों का शरीर काफी मजबूत था और वो दिखने में काफी हैंडसम भी थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था मानो जैसे वो साउथ इंडियन फिल्मों के विलेन हो। लेकिन इस वक्त पर उन लोगों के चेहरे पर भी हैरानी नजर आ रही थी और वो भैरव बालन की बुरी हालत देखकर काफी चौंके हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि भैरव बालन इतना बेकार साबित होगा कि वो कोयम्बटूर शहर के किसी नौजवान से हार जाएगा। साथ में उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था, और आता भी क्यों नहीं, आखिरकार उन 5 भेड़िया भाइयों की आदत ही थी लोगों को परेशान करने की या फिर उन्हें धमकी देने की, और आज तक किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की थी। इसी वजह से उन्हें शिवा पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी शेरू कांचीकोट ने गुस्से से कहा, कोयम्बटूर शहर से शिवा शास्त्री उसे तो अब अपनी करनी के लिए 10 गुना भुगतान करना होगा। यह सुनकर भैरव बालन ने कहा, चौथे मालिक, वो शिवा काफी ताकतवर है और उसके पास कुछ कलरीपयट्टू के महारथियों का झुंड भी है। साथ में उसने इतना निडर होकर आपके पास धमकी भेजी है और कहा है कि वो खुद आपसे मिलने आएगा। इसके अलावा उसने अभी भी मेरे लोगों को अपना बंदी बना कर रखा है। जब टीपू कांचीकोट ने सुना तो उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा और चिल्लाकर कहा, बज़ात कहीं के, अगर तुझे यूं ही रोते रहना है और उस शिवा की शिकायतें करनी है तो जा वापस अपनी माँ के पास और उनके पल्लू को पकड़कर शिकायत कर। हमने तुझे लीडर के तौर पर रखा था, ऐसे कायरों की तरह रोने के लिए नहीं। टीपू कांचीकोट के इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग काफी डर गए। वहीं टीपू कांचीकोट के टेबल पर हाथ मारने के कारण वो टेबल भी उसी वक्त टूट कर बिखर गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि दूसरे मालिक भयानक गुस्से में थे। इसी वजह से उनमें से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वहीं टीपू कांचीकोट ने कुछ सोचते हुए कहा, भले ही कोयम्बटूर शहर हमारे इलाके का हिस्सा नहीं, लेकिन इससे उनके पास हमसे उलझने का अधिकार नहीं आ गया, और ना ही वो हमारे साथ इतने घमंडी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। जाओ, जाकर 12 घड़ियाल महागुरुओं को बुलाओ और उन्हें उस शिवा को मारने के लिए कोयम्बटूर शहर भेजो। 5 भेड़िया भाइयों के दुश्मन एक रात से ज्यादा कभी जिंदा नहीं रहे थे। जब भैरव बालन ने सुना तो उसने चिंता से कहा, क्या हम आज रात ही उन पर हमला करेंगे?
देखिए दूसरे मालिक, वो शिवा मुझे आम इंसान नहीं लगता और उसका भविष्य भी काफी उज्जवल है। कृष्ण भार्गवन और कोयम्बटूर शहर का तलाइवा दोनों ही उसके साथ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रातों रात उन लोगों पर हमला करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको अपने बड़े अन्ना के आने तक का इंतजार करना चाहिए। ये सुनते ही टीपू कांचीकोट ने गुस्से से खड़े होकर भैरव बालन के पेट में एक जोरदार लात मारी और चिल्लाकर कहा, कमीने कहीं गए, बंद कर अपनी ये बकवास। वहीं टीपू कांचीकोट की लात खाने के कारण भैरव बालन दूर जमीन पर गिर गया। वो लात इतनी भयानक थी कि भैरव बालन का हाथ लगभग टूट गया और उसकी हालत मरने जैसी हो गई, लेकिन फिर भी उसने टीपू कांचीकोट के सामने गुस्से से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके टीपू कांचीकोट के सामने घुटनों के बल बैठते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। दूसरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब टीपू कांचीकोट ने सुना तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हरामखोर, कोयम्बटूर शहर जाकर तू इतना डर गया कि मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। उस चींटी जैसे शिवा के लिए तू मेरे बड़े भाई को परेशान करना चाहता है, या फिर तू ये कह रहा है कि मेरे लिए उस पिद्दी से निपटना मुश्किल है? कबाड़ कहीं का। हाँ? हालांकि भले ही इस पल पर टीपू कांचीकोट को भैरव बालन से काफी चिढ़ हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा घमंड नहीं दिखाया और एक गहरी सांस लेकर किसी को कॉल करके कहा, 12 घड़ियाल महागुरु, मुझे आप सबकी ज़रूरत है। मैं आज रात ही कोयम्बटूर शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा तमिलनाडु राज्य ये सब देखे, क्योंकि भले ही पिछले कुछ समय से कोयम्बटूर शहर काफ़ी ताकतवर हो रहा है, लेकिन अब भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 5 भेड़िया भाइयों से उलझने की ज़रूरत कर सके। हमें सभी को याद दिलाना होगा कि अगर किसी ने भी 5 भेड़िया भाइयों से उलझने की ज़रूरत की तो उसका अंजाम केवल मौत ही होगा। क्या सच में 5 भेड़िया भाई रात में शिवा पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स परेड कर रहे थे, कुछ कमांड्स को फॉलो कर रहे थे और कुछ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग में लगे थे? साथ में उन सभी स्टूडेंट्स ने एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए मीनाक्षी को वहां पर ढूंढना सच में काफी मुश्किल था। पर शिवा को इस बात की चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसकी नजरें बाकी सब के मुकाबले काफी तेज थी और वो आराम से मीनाक्षी को ढूंढ सकता था। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स ने शिवा को बिना एनसीसी के कपड़ों के वहां पर देखा। इस वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया, लेकिन उन्हें लगने लगा कि वो शायद कोई सीनियर या फिर जूनियर होगा जो केवल एनसीसी ट्रेनिंग देखने आया है। अभी सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक से शिवा को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसकी धड़कनें तेज हो गई। शिवा ने जब ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने खुद से ही कहा, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर मेरे परिवार से कोई मौजूद है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहने के बाद अगले ही पल शिवा ने अपना सर झटका। उसे जो एहसास हुआ था वो उसके किसी अपने के वहां मौजूद होने का था, या फिर उसके किसी अपने को चोट लगने का। लेकिन उसने पहले ही आचार्य नल महालिंगम और नील महालिंगम को अपने पापा और पाटी अम्मा की रक्षा के लिए वहां पर छोड़ दिया था, तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। रही बात मीनाक्षी की, तो वो उसकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए मीनाक्षी के कारण उसे एहसास नहीं हो सकता था। तो फिर आखिर ये माजरा क्या था? ये जानने के लिए शिवा की नजर आसपास गई, तभी उसे एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद टी शर्ट में कुछ स्टूडेंट्स के सामने खड़ी नजर आई। उस लड़की की लंबाई 5.6 इंच थी, उसके बाल बंधे हुए थे और वो काफ़ी फिट लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उस लड़की ने कलरीपयट्टू तो सीख रखा है, लेकिन वो कोई महारत ही नहीं थी। इसके अलावा उस लड़की ने अपने हाथ में एक फोल्डर पकड़ रखा था, जिसमें वो अपने सामने मौजूद स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो सभी स्टूडेंट का ओपिनियन ले रही हो। वहीं न्यू स्टूडेंट उस लड़की से बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। जब शिवा ने उसे देखा तो उसने धीरे से कहा, आखिर वो है कौन और उसके कारण अचानक से मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? ये सोचते हुए शिवा भी उसे देख ही रहा था कि तभी उस लड़की की नजर भी
शिवा पर गई। उसने शिवा को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि शिवा ने एनसीसी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसे लगा कि शायद शिवा कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसने शिवा को नजरअंदाज कर दिया। तभी शिवा ने आगे आकर उस लड़की से पूछा, हेलो मिस, आपका नाम क्या है? यह सुनकर उस लड़की ने कड़क लहजे में कहा, पहले आप बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। जब शिवा ने सुना तो उसने धीरे से उसके स्टूडेंट आईडी कार्ड की तरफ देखा और कहा, मनसा नागेश्वरी, स्टूडेंट यूनियन मेंबर। फिर शिवा ने कुछ पल की चुप्पी के बाद पूछा, तो मिस मनसा नागेश्वरी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जब मनसा नागेश्वरी ने सुना तो उसने कठोर लहजे में कहा, नहीं, बताओ तुम कौन से मेजर में हो? अगर तुम न्यू स्टूडेंट नहीं हो तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट की एनसीसी ट्रेनिंग में दखल मत दो। अभी उसने इतना ही कहा था कि आसपास मौजूद स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए कहने लगे, लगता है ये लड़का मनसा नागेश्वरी को पसंद करता है। पर इस तरीके से लड़कियों को पटाना काफी ओल्ड फैशन हो गया है। मेरे पापा इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। मनसा नागेश्वरी, ये आपका नंबर मांगना चाहते हैं। वैसे दिखने में तो काफी हैंडसम है, आप इनको भाव दे सकती हैं। उन सब की ये बातें सुनकर मनसा नागेश्वरी ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सबको देखा। उसके सामने मौजूद लड़का कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने आज से पहले ऐसे कई लड़कों को देखा था। असल में भले ही वो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत तो थी कि कई लड़के उसके पीछे पागल थे। इसी वजह से उसने शिवा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पलटकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन शिवा के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए उसने मनसा नागेश्वरी के पीछे जाते हुए कहा, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं कुछ और नहीं करना चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है। जब मनसा नागेश्वरी ने सुना तो वो हैरान लगने लगी। ये पहली बार था जब वो शिवा जैसे किसी इंसान से मिली थी जो उसके पीछे इस हद तक पड़ गया था कि वो सीधे उसके परिवार के बारे में सवाल करने लगा। इसलिए उसने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा नंबर या इंस्टाग्राम आईडी मांगते, मेरे मेजर के बारे में पूछते और मेरी क्लास के बारे में पूछते, तब तक एक बार के लिए मुझे समझ भी आता, लेकिन मुझसे मिलते ही तुम मेरे माता पिता का नाम पूछ रहे हो। देखो, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली हूं, इसलिए तुम्हें चेतावनी देती हूं कि मुझसे दूर रहो। यह सुनकर भी शिवा के चेहरे के भाव नहीं बदले। शिवा की आत्मीय शक्ति काफी ताकतवर थी और उसने खुद को काफी प्रशिक्षित किया था, इसीलिए वो पक्के तौर पर कह सकता था कि मनसा नागेश्वरी का उससे कोई तो लेना देना था। लेकिन शास्त्री खानदान के सभी लोगों को तो उसने पहले ही बर्बाद कर दिया था और वो लोग ये देश छोड़कर कहीं और चले गए थे। वैसे जहां तक शिवा को याद था, उसके ताता एक बार नारायण शास्त्री को बेंगलुरु लेकर आए थे। तब उसके पापा के पास शास्त्री खानदान का नाम मौजूद था और उसी वक्त पर वो शिवा की बीमार माँ से मिले थे। इसलिए शिवा सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पापा ने उसकी माँ को धोखा दिया हो। यह ख्याल आने के तुरंत बाद शिवा ने अपना सर झटक दिया। जहां तक वो अपने पापा को जानता था, उनके लिए ऐसा कुछ करना असंभव था। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने आगे बढ़कर मनसा नागेश्वरी का रास्ता रोका और विनम्रता से कहा, देखिए, मैं जानता हूं मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की है, लेकिन क्या आप प्लीज कुछ समय के लिए मुझसे बात कर सकती हैं? शिवा की बात सुनने के बाद मनसा नागेश्वरी बेसब्र लगने लगी। उसे नहीं पता था कि इस बार यूनिवर्सिटी में इतने बेशर्म स्टूडेंट आए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी एक गुस्सैल लड़के की आवाज आई, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हैं? जाने दे उसको। जब मनसा नागेश्वरी ने सुना तो उसने उस लड़के को देखकर अजीब तरीके से कहा, गौरव करुणानिधि, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहीं उस आवाज को सुनते ही शिवा पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। उसके पीछे 5 लड़के खड़े थे, जिनमें से एक गौरव करुणानिधि था जो अभी जोर से चिल्लाया था। असल में गौरव करुणानिधि उस डिपार्टमेंट का नहीं था, लेकिन वो मनसा नागेश्वरी को पसंद करता था और हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। इसलिए मनसा नागेश्वरी को वो ज्यादा पसंद नहीं था। बहरहाल जब शिवा ने देखा कि कोई उसे रोकने आया है तो उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि वो फिलहाल किसी लड़की को रोककर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके लिए पहले ही काफी अजीब बात थी। इसलिए शिवा ने गहरी सांस लेकर शांति से समझाते हुए कहा, देखो, शांत हो जाओ, मैं बस मनसा नागेश्वरी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
ये सुनकर गौरव करुणानिधि ने अपने हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक के कैन को जोर से जमीन पर फेंका और चिल्लाकर कहा, कैसे सवाल? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर तुम्हें पता नहीं है कि मनसा नागेश्वरी किसकी गर्लफ्रेंड है? आखिर तू यहाँ आया कहाँ से? उस लड़के की बात सुनकर इससे पहले कि शिवा कुछ कहता, मनसा नागेश्वरी ने चेहरे पर कठोर भावों के साथ कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि खबरदार जो तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा भी। मनसा नागेश्वरी के शब्द सुनकर शिवा के चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा था कि गौरव करुणानिधि मनसा नागेश्वरी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए शिवा को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अब पता चल चुका था कि वो तो उसका दोस्त भी नहीं है, तो शिवा को उसकी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब मनसा नागेश्वरी ने शिवा को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने शिवा पर भी चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें भी चेतावनी दे रही हूँ, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। पता नहीं तुम लड़के खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि हर लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी? शिवा ने सुना तो उसे असहज महसूस होने लगा, इसलिए उसने शांति से कहा, मैं अपनी हरकत के लिए माफी चाहता हूँ। अगली बार मैं ढंग से बर्ताव करूंगा और अपने सवाल भी पूछ लूंगा। ये कहने के बाद शिवा पलटकर वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे मीनाक्षी को देखने जाना था। पर तभी गौरव करुणानिधि ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, वहीं पर रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? फिर उसने अपने हाथ को हिलाया, जिसके बाद उसके साथ आए बाकी लोगों ने शिवा को चारों ओर से घेर लिया। दरअसल वो न केवल शिवा को डराना चाहता था, बल्कि वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स को भी सबक सिखाना चाहता था। साथ में मनसा नागेश्वरी को भी दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है। इसलिए उसने चेहरे पर गुस्से के साथ शिवा को देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मनसा नागेश्वरी मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुमने उस पर लाइन मारने की कोशिश की। क्या तुम मरना चाहते हो? जब मनसा नागेश्वरी ने सुना तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, गौरव करुणानिधि, तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो मैं स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को जाकर इस बारे में बता दूंगी, फिर तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर गौरव करुणानिधि ने घमंड के साथ कहा, ठीक है, कर लेना कंप्लेंट, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम तो जानती हो कि स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट मेरे भाई हैं। रही बात तुम्हारी, तो तुम केवल मेरी हो। और लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहता था, भी अचानक से उसे अपने पेट में जोरदार दर्द महसूस हुआ, क्योंकि शिवा जो उसके सामने ही खड़ा था, उसने बिना कुछ कहे सीधा उसके पेट में लात मार दी। शिवा ने उसे इतनी तेज लात मारी थी कि वो 10 मीटर से भी दूर जाकर गिरा और सीधा दीवार से टकरा गया। उसके चेहरे के भाव दर्द के कारण बदसूरत हो गए, साथ ही उसे पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया, और इसी वजह से वो उल्टी करने लगा। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने कहीं के। लेकिन तभी शिवा ने जमीन पर पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को एक जोरदार लात मारकर गौरव करुणानिधि की तरफ फेंक दिया। शिवा के लात मारने के बाद वो कैन सीधा गौरव करुणानिधि के चेहरे से जाकर टकराया और उसके अंदर मौजूद कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह पर गिर गई। उस कैन से उसके सर पर भी चोट आई, इसलिए वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। आखिर कौन था ये गौरव करुणानिधि? शिवा और मीनाक्षी कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ नौजवान लड़के लड़कियों का एक झुंड आ पहुंचा। उन सभी के यूनिफॉर्म्स पर स्टूडेंट यूनियन के मेंबर का तमगा लगा था। आमतौर पर स्टूडेंट यूनियन के सदस्य प्रोफेसर्स की मदद करते थे। परीक्षाओं के दौरान वो स्टूडेंट्स पर नज़र रखते थे, कैंपस में साफ सफाई का ध्यान रखते थे, और अगर कॉलेज में कुछ भी होता था तो वो प्रोफेसर्स को रिपोर्ट करते थे। वेल्लियागिरी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज पूरे कोयम्बटूर शहर में सबसे अच्छा स्कूल और कॉलेज था। 2 साल पहले यहाँ पर भास्कर शास्त्री जैसा एक स्टेट लेवल टॉपर भी पढ़ता था। पिछले साल इसी कॉलेज के स्टूडेंट जयति अय्यर को भी स्टेट लेवल की परीक्षा में दूसरा स्थान मिला था, और इन्हीं सब खूबियों के कारण वेल्लियागिरी हाई स्कूल एंड कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स दाखिला लेते थे। तो जाहिर सी बात थी कि स्टूडेंट्स को संभालने के लिए स्टूडेंट काउंसिल भी
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत महसूस करती थी, या यूं कह लीजिए कि उस कॉलेज में उनकी अपनी एक अलग सोसाइटी थी। बहरहाल जब स्टूडेंट काउंसिल के झुंड के साथ आई लड़की ने शिवा और मीनाक्षी को उनके साथ चलने को कहा तो शिवा सारा मामला समझ गया। जाहिर सी बात थी कि उस लड़की ने कैंटीन में हुई लड़ाई की खबर सुन ली थी, इसीलिए वो शिवा को गुस्से से देख रही थी। उस लड़की की बात सुनकर पहले तो शिवा ने एक नज़र टेबल पर लगे सुदर्शन के खून को देखा, फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने रौब से कहा, ठीक है चलो चलते हैं, मैं भी एक ही बार में सारा मामला निपटाना चाहता हूँ। हालांकि स्टूडेंट काउंसिल के सदस्यों को वहां देखकर पहले तो मीनाक्षी काफी घबरा गई, लेकिन जब शिवा साथ था तो मीनाक्षी को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने भी बिना कोई सवाल किए शिवा की बात मान ली। वैसे भी इतना सब होने के बाद अब उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और शिवा ने ये सब उसे बचाने के लिए ही तो किया था, इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन सजा जो भी होगी वो शिवा के साथ मिलकर भुगतेगी। जल्दी ही शिवा और मीनाक्षी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में पहुंच गए। वहां पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर वहां नहीं था। शिवा को लगा कि शायद स्टूडेंट काउंसिल के पास भी स्टूडेंट के बीच हुई लड़ाई के मामले को संभालने का अधिकार था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे वहां एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो चेहरा सुभाष पिल्लई का था। हालांकि शिवा ने उसे देखते ही पहचान लिया था, लेकिन शिवा की नज़रों में वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह बस एक आम सा लड़का था। पर इसके ठीक विपरीत, क्योंकि शिवा ने सुभाष पिल्लई को स्कूल के गेट पर थप्पड़ मारा था, इसीलिए शिवा उसके लिए दुश्मन था। वैसे तो सुभाष पहले ही स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को सब कुछ बता चुका था, लेकिन जब सुभाष ने देखा कि शिवा वहां आ चुका है तो उसके बीच में बैठे एक खूबसूरत से लड़के ने कहा, अर्जुन भैया, वो लड़का यहाँ आ गया है। अर्जुन को एक नज़र देखते ही शिवा को ऐसा महसूस हुआ कि वो वहां मौजूद बाकी सभी स्टूडेंट्स से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्जुन लगभग 6 फुट का गबरू नौजवान था। उसका चेहरा खूबसूरत और आभा काफी तेजस्वी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था, जो वहां मौजूद बाकी किसी भी स्टूडेंट के चेहरे पर नहीं था। साथ ही उसके आसपास की आभा भी बाकी लड़कों से पूरी तरह से अलग थी। लेकिन शिवा ने अर्जुन में दिलचस्पी दिखाए बिना कहा, वो तुम ही हो ना जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ बोलो, क्या काम है? जैसे ही शिवा ने अपनी बात खत्म की, सुभाष ने अपनी हथेली को जोर से टेबल पर मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, शिवा, ये कैसा रवैया है? यह हमारी स्टूडेंट काउंसिल के लीडर अर्जुन रेड्डी हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने सीनियर्स को कैसे बुलाया जाता है? इन्हें गिल्ड लीडर कहो, समझे? ये सुनकर शिवा की आंखें सिकुड़ गई और उसने घूरते हुए सुभाष के चेहरे को देखा। शिवा ने उस जैसा घटिया, बदतमीज और बददिमाग इंसान एक लंबे वक्त से नहीं देखा था। वो एक अदने से कॉलेज के प्रेसिडेंट के दम पर सबको अकड़ दिखाते हुए चल रहा था। बहरहाल सुभाष की बात सुनकर मीनाक्षी ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, प्रेसिडेंट अर्जुन, मेरे भैया अभी कॉलेज में नए आए। आज इनका पहला दिन है, इसलिए इन्हें पता नहीं था कि आप प्रेसिडेंट हैं, तो प्लीज आप नाराज मत होइए। ये सुनकर सुभाष और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, स्टूडेंट प्रेसिडेंट को इज्जत देने का पहले दिन से क्या संबंध है? जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो मुझे पता था कि गिल्ड के लीडर और वॉइस लीडर कौन है। सबको पता था कि प्रेसिडेंट कौन है, फिर इसे कैसे नहीं पता था? भले ही मेरा ये कहना बदतमीजी लगे, लेकिन लगता है शायद इसके घर वालों ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। ये सुनकर शिवा ने अपनी भारी और गहरी आवाज में सुभाष को धमकाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पिछली बार के थप्पड़ का दर्द याद नहीं है। क्या तुम फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? शिवा की बात सुनकर अचानक से अर्जुन रेड्डी ने खड़े होकर कहा, शिवा, तुम्हें सच में लड़ने का बहुत शौक है ना? ये कहते हुए अर्जुन की आवाज काफी आकर्षक और लुभावनी लग रही थी और वो बिना पल के झपकाए शिवा को देखते हुए अपनी बात कह रहा था, जिसकी वजह से आसपास की लड़कियां ललचाई नजरों से उसे एकटक निहार रही थी। उसने शिवा के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले तुमने सुभाष को मारा और आज अपने कॉलेज के पहले ही दिन तुमने सुदर्शन को मारा। क्या तुम्हें वाकई में लड़ना इतना पसंद है?
ये सुनकर शिवा ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना ये सवाल तुम उनसे पूछो कि आखिर मैंने उन्हें क्यों मारा। शिवा की बात सुनकर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बैठा हर स्टूडेंट गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगने लगा कि शिवा काफी घमंडी और बदतमीज है और उसका खुद की गलती मानने का कोई इरादा नहीं है। वो छोटे बालों वाली लड़की जो शिवा को यहाँ लाई थी, उसने शिवा को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है शिवा, ये कौन सा तरीका है गिल्ड के लीडर से बात करने का। तुम जैसे गवार को वापस कॉलेज आना ही नहीं चाहिए था। तुम लगभग 20 साल के हो, लेकिन फिर भी तुम में बात करने की कोई तमीज नहीं है। हालांकि पहले मीनाक्षी खुद को गलत समझ रही थी, लेकिन शिवा के शब्द सुनने के बाद वो ऐसा दिखावा नहीं कर सकती थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आखिर इतना तो वो भी जानती थी कि सारी गलती सुदर्शन की थी और सुभाष की थी। उन्होंने ही मीनाक्षी को परेशान किया था। शिवा तो बस अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा था। इसीलिए मीनाक्षी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बस बात हो गया। अब जो सजा तुम हमें देना चाहते हो वो बताओ। फालतू में मेरे भाई की बेइज्जती करने की कोशिश मत करो। मेरे भैया यहाँ पढ़ने आए हैं और उन्हें तो प्रिंसिपल सर ने यहाँ पढ़ने की अनुमति दी है। ये बताओ कि क्या तुम्हें प्रिंसिपल सर से इन्हें परेशान करने की अनुमति मिली है। जब अर्जुन ने देखा कि शिवा और मीनाक्षी झुकने को तैयार नहीं है और वो बहस को जारी रखने वाले हैं, तो उसने एकदम से कहा, बस बहुत हो गया, बहस करना बंद करो। इतना कहकर उसने सभी को कुछ भी बोलने से रोक दिया और फिर शिवा की ओर देखते हुए कहा, शिवा, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हम दोनों ही मर्द हैं, तो हम इस मामले को वैसे ही निपटाएंगे जैसे दो मर्द निपटाते हैं। नहीं तो मैं अपने लोगों को काबू में नहीं रख पाऊंगा। इत्तेफाक से तुम्हें भी थोड़ा बहुत कलरी पाइटू आता है और मुझे भी, तो क्यों ना हम दोनों कॉलेज के अखाड़े में एक मुकाबला करके इसका फैसला कर लें। क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है। ये सुनकर शिवा ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत कहा, ठीक है, कम से कम तुम इस परेशानी को निपटाने के काबिल तो, इसलिए मैं तुम पर थोड़ी सी दया भी दिखा दूंगा। ये सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो हम अखाड़े की तरफ चलते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी अखाड़े की तरफ निकल गए। अभी कॉलेज के इंटरवल का वक्त था। इस वक्त से अखाड़े की तरफ जाते हुए उन सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब स्टूडेंट्स को ये बात पता चली कि कोई उनके गिल्ड लीडर को चुनौती दे रहा है, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या क्या बात कर रहे हो यार, उसने प्रेसिडेंट अर्जुन को चुनौती दी है। क्या सच में ऐसा कोई निडर इंसान हमारे कॉलेज में है भी। तुम्हें पता है, जब हमारे प्रेसिडेंट इस कॉलेज में नए नए आए थे, तब उन्होंने शहर की युवा कुश्ती प्रतियोगिता और कलरी पाइटू प्रतियोगिता में भाग लिया था और पहला स्थान प्राप्त किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बेवकूफ ने मेरे अर्जुन को चुनौती दी है। देख लेना, मैं कह रही हूँ उसका अंजाम तो मौत ही होगा। अरे तुम्हें पता है, प्रेसिडेंट अर्जुन तो एक बेहतरीन गुरु के साथ कलरी पाइटू प्रतियोगिता के लिए विदेश भी गए थे और वहाँ उन्होंने कलरी पाइटू पर आधारित एक फिल्म में हीरो के दोस्त का किरदार भी निभाया था। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। देख लेना, भविष्य में प्रेसिडेंट अर्जुन इस शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोगों में से एक होंगे। वो बेवकूफ सच में हमारे अर्जुन को चुनौती दे रहा है। आखिर में वो आया कहाँ से है। उसके सस्ते कपड़ों को तो देखो, वो तो अर्जुन के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। अरे मुकाबला भी कोई मुकाबला है। देखना, एक ही सेकंड में हमारे प्रेसिडेंट अर्जुन उसे जमीन पर पटक देंगे, और वो भी बड़ी आसानी से। इस तरह की फालतू और बकवास बातें करते हुए बहुत सारे लड़के लड़कियां अखाड़े में इकट्ठे हो चुके थे। वहाँ के स्टूडेंट्स में जितनी भी लड़कियां थी, वो सब के सब अर्जुन के लिए पागल हुए जा रही थी। वो बार बार अर्जुन की तस्वीरें ले रही थी और उसके नाम के नारे लगा रही थी। जब अर्जुन ने मुस्कुराकर एक नज़र उनकी तरफ देखा, तो वो ठंडी आंखें भरने लगी। अब तक अखाड़े के इर्द गिर्द ढेर सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, तो सुभाष पिल्लई ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिवा से बदला लेने के लिए उसकी और मीनाक्षी की पहचान सबके सामने जाहिर कर दी। साथ ही साथ उसने सबको ये भी बता दिया कि मीनाक्षी शिवा की सगी बहन न होकर गोद ली हुई है। सुभाष की बात सुनते ही सारे लोगों ने शिवा और मीनाक्षी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे तो लगा ही था कि ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है। जरा शक्ल तो देखो इसकी। ये हमारे कॉलेज की अप्सरा मीनाक्षी का भाई हो कैसे सकता है भला। हाय बेचारी, ऐसे गरीब परिवार में बड़ा होना सच में कितना बुरा है ना।
हमारे कॉलेज के अफसरान ने कितना कुछ सहा होगा। शायद ये लोग उसे खाना भी नहीं देते होंगे और बेचारी को भूखा रहना पड़ता होगा, इसीलिए तो वो इतनी दुबली है। अरे भूख तो बहुत छोटी चीज है, मुझे लगता है शायद वो इसे मारते होंगे। मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं भविष्य में पैसों के लालच में मीनाक्षी को किसी रईस बुड्ढे को ना बेच दे। मैंने इस तरह के बहुत से घटिया लोगों को देखा है। मैंने सुना है कि ये वही नकारा लड़का है जिसे शास्त्री खानदान ने अपने घर से बेदखल कर दिया था। तुम फर्स्ट ईयर के सेक्शन एफ के प्रोफेसर को जानते हो? अरे उनका तो इसने पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया था। 2 साल पहले ये लड़का एक ब्रिज से कूद गया था, तब वो इसके प्रोफेसर थे, तो इसीलिए कॉलेज अथॉरिटी ने उन्हें उनकी हेडमास्टर की पोस्ट से निष्कासित कर दिया था। लेकिन देख रहे हो, इसके चेहरे पर तो अफसोस के नामो निशान तक नहीं। देखो कैसे मुंह उठाकर यहाँ वापस पढ़ने आ गया है। मुझे तो लगता है ये फिर से अपने पुराने प्रोफेसर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कितना वाहियात है कूड़ेदान कहीं का। ये इंसान नहीं है, इसकी औकात तो कचरे की ढेर जैसी है। प्रेसिडेंट अर्जुन इसे बहुत मारिएगा, फिर देखते हैं कि ये कैसे किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। उन सभी स्टूडेंट्स की आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वहां मौजूद लगभग सभी स्टूडेंट्स शिवा के खिलाफ थे। केवल मीनाक्षी ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शिवा की तरफ खड़ी थी। क्या शिवा ये मुकाबला जीतकर अर्जुन को सबक सिखा